आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें, इससे पहले खबरें सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पे। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने फिर महायुति के लिए अपनी गैर मशरूत हिमायत का इरादा किया। कहा कि वजीर आजम मोदी और अमित शाह जो कहेंगे वो होगा मंजूर। तीनों पार्टियों के दरमियान हम आहंगी है बरकरार। संभल तशद्दुद की तहकीकात के लिए अदालती कमेटी ने जाए वकूअ का किया मुआयना। 3 रुकनी टीम वाक़े की तह तक पहुंचने की कर रही है कोशिश। नायब वज़ीर आला ब्रिजेश पाठक का समाजवादी पार्टी पर हमला। ईवीएम के ताल्लुक से सोशल मीडिया पर जारी गलत प्रोपेगेंडे के खिलाफ कार्रवाई। महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने दर्ज कराई एफआईआर। इंतखाबी अमल से मुताल्लिक गुमराहकुन दावे करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। आइंदा दिल्ली असेंबली इंतखाबात के पेश नजर सियासी हलचल तेज। दिल्ली बीजेपी की परिवर्तन यात्रा 8 दिसंबर से। केजरीवाल पर दिल्ली को नजरअंदाज करने का इल्जाम। आम आदमी पार्टी ने तन्हा इंतखाबी मैदान में उतरने का किया ऐलान। जबरन वसूली के मामले में आम आदमी पार्टी के एमएलए नरेश बालियान अदालत में पेश। पुलिस तहवील के ताल्लुक से दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट करेगी फैसला। फिरौती और गैंगस्टर से सांसबाज का है संगीन इल्जाम। और अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र में महायुति पूरी तरह से मुत्तहद है। ये बात शिवसेना के सरबराह एकनाथ शिंदे ने दोहराई है। शिंदे ने सतारा में नामानिगारों से खिताब करते हुए कहा कि रियासत में वजीर आला के ओहदे के लिए वजीर आजम मोदी और अमित शाह का जो फैसला होगा वो उसकी मुकम्मल हिमायत करेंगे। जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई, भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको पूरी तरह मैंने मेरा समर्थन दिया है। उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र में जल्द ही हुकूमत बनेगी। उन्होंने कहा कि महायुति की तीनों जमातों में इत्तेहाद है। निश्चित रूप से अभी मैं एक ही बात कहता हूँ, सरकार स्थापित हो जाएगी, अच्छी तरह से हो जाएगी। कोई किसी में हमारे सभी तीनों दलों में समन्वय है। और हमें क्या मिला और इससे ज्यादा हम जनता को क्या देंगे, महाराष्ट्र को क्या देंगे। अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने हमें भर भर के दिया है। अभी हमें उनका विकास करना है। आगे बढ़ते हैं, जहां संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए तशद्दुद की तहकीकात के लिए बनाए गए जुडिशल कमीशन की टीम संभल पहुंच गई है। टीम के अरकान ने सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान वहां की सूरत हाल का जायजा लिया और मालूमात हासिल की। इस टीम में कमीशन के चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस देवेंद्र अरोड़ा के साथ साथ उत्तर प्रदेश के साबिक डीजीपी AK जैन और रिटायर्ड IAS अफसर अमित मोहन प्रसाद बतौर मेंबर शामिल हैं। इस दौरान मुरादाबाद कमिश्नर, संभल DM और SP समेत पुलिस इंतजामिया के तमाम सीनियर अफसरान मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के संभल मामले पर बनाई गई तहकीकाती कमेटी ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया। इस मामले पर मुरादाबाद डिवीजन के कमिश्नर अंजनाय कुमार सिंह ने कहा कि तहकीकाती कमीशन के चेयरमैन और मेंबरान मौके पर पहुंच गए। उन्होंने इलाकों का मुआयना किया और फसाद वाली जगह का भी दौरा किया और अब कमेटी की जानिब से नुकसानात का अंदाजा लगाया जा रहा है। जो जांच आयोग जो शासन के द्वारा गठित है उसमें माननीय अध्यक्ष और माननीय सदस्य दो व्यक्ति यहाँ पर पहुंचे थे। उनका जो हमें बताया गया जिस हिसाब से शेड्यूल और उसके हिसाब से हमने उसका प्रबंध किया था, उनका मूल उद्देश्य था जो जहाँ पे ये उपद्रव कारित हुआ उस पूरे एरिया का भ्रमण करना, उसको विजिट करना, और उन्होंने वैसा किया। उसके बाद उन्होंने रास्ते में जो कुछ लोग मिलना चाहते थे उनसे या बात करना चाहते थे, कुछ लोगों से उन्होंने बात भी की और हमसे जो सवाल पूछे हमने उसके भी जवाब दिए। उन्होंने जो घटना थी जिस जगह पे खास तौर पे सबसे ज्यादा उपद्रव हुआ था उस एरिया को भी देखा और स्ट्रक्चर का भी भ्रमण किया। उत्तर प्रदेश जिला के संभल जामा मस्जिद सर्वे केस में ASI ने अदालत में हलफनामा दाखिल किया है।
एएसआई एडवोकेट विष्णु कुमार शर्मा ने इस सिलसिले में जानकारी दी। सीनियर डिवीजन कोर्ट चंदोसी में दाखिल अपनी खतो किताबत का हवाला देते हुए एडवोकेट विष्णु कुमार शर्मा ने कहा कि वक्तन फवक्तन इंतजामी कमेटी और मकामी लोग महकमा आसार कदीमा को सर्वे करने से रोकते थे। न्यायालय में उपस्थित होकर मैंने एएसआई की ओर से जवाब दाखिल किया है। एएसआई ने अपना प्रतिवाद पत्र दाखिल कर दिया है। समय समय पर जो एएसआई इंस्पेक्शन के लिए जो तथाकथित मस्जिद है वहाँ पर जाती थी, तो मैनेजमेंट कमेटी जो है वहाँ उसके और स्थानीय निवासी जो हैं वो एएसआई को सर्वे नहीं करने देती थी। इस बात का उल्लेख एएसआई ने अपने प्रतिवाद पत्र में किया है और मस्जिद कमेटी द्वारा 2018 में जो मस्जिद की सीढ़ियां हैं उस पर स्टील की रेलिंग लगा दी थी, उसके विषय में भी एक एफआईआर 19 जनवरी 2018 को मस्जिद कमेटी के अगेंस्ट की गई है। उत्तर प्रदेश के बदायूं भगवान नीलकंठ महादेव बनाम जामा मस्जिद के मामले को बरकरार रखने के सिलसिले में जिला अदालत के सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में समाअत हुई और इसमें हफ्ते को जामा मस्जिद के फरीक ने बहस की और अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया। बहस मुकम्मल ना होने की वजह से अगली समाअत 3 दिसंबर को होगी। जामा मस्जिद कमेटी की तरफ से बहस मुकम्मल होने के बाद हिंदू फरीक के वुकला अपने दलाइल पेश करेंगे। दर हकीकत अखिल भारतीय हिंदू महासभा के रियासती कन्वेनर मुकेश पटेल की जानिब से अदालत में किए गए दावे के मुताबिक शहर में वाक़ जामा मस्जिद पहले राज महिपाल का किला था। यहाँ नीलकंठ महादेव का मंदिर था। मस्जिद का मौजूदा ढांचा नीलकंठ महादेव के कदीम मंदिर को गिराकर बनाया गया है। इस मंदिर की तज़ीनकारी पाल खानदान के राजपूत बादशाह अजय पाल ने 1175 में करवाई थी। मुगल हुक्मरान शमसुद्दीन अल्तमश ने इसे गिराकर जामा मस्जिद तामीर करवाई। अदालत में सरकारी गजेटियर के साथ साथ इसका नक्शा भी पेश किया गया। मुस्लिम फरीक का दावा है कि जामा मस्जिद तकरीबन 840 साल कदीम है। ये मस्जिद शमसुद्दीन अल्तमश ने बनवाई थी। यहाँ कोई मंदिर मौजूद नहीं है। दिल्ली पुलिस ने कल आम आदमी पार्टी के एमएलए नरेश बालियान को 2023 के जबरन वसूली के मामले में गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की यह कार्रवाई एक ऑडियो क्लिप की जांच के सामने आने के बाद की गई है। वायरल ऑडियो क्लिप में नरेश बालियान और गैंगस्टर अमित सांगवान के दरमियान ताजिरों से जबरन वसूली के हवाले से बातचीत हुई थी। क्राइम ब्रांच 2023 के इस मुबैना जबरी वसूली मामले में नरेश बालियान से पूछताछ कर रही है और इससे कबल बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के एमएलए नरेश बालियान का एक ऑडियो क्लिप जारी किया था। इसमें गैंगस्टर और बालियान के दरमियान बातचीत रिकॉर्ड थी। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को गुंडा पार्टी करार दिया था। ताहम आम आदमी पार्टी ने वजाहत की है कि ये सब कुछ अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिल्ली में बिगड़ते अमन व अमान का मसला मुसलसल उठाने की वजह से हो रहा है। आपने ऑडियो क्लिप को फर्जी करार दिया है और इस मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच की जानिब से पूछताछ की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली नरेश बालियान की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। क्राइम ब्रांच की डीसीपी संजय कुमार सेन ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है, लेकिन पहली नजर में नरेश बालियान एक अहम रोल अदा करता हुआ लग रहा है। विदेश से संचालित संगठित अपराध का मूल उद्देश्य बेसिकली वित्तीय लाभ ही है। ऐसे में यदि अगर संगठित अपराध की कमर तोड़नी है तो इनके वित्तीय प्रबंधन के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई को अमल में लाना सबसे जरूरी है। अब अन्वेषण में नंदू की आवाज़ की पुष्टि की जा रही है और नरेश बालियान के नंद साथ की इस रिकॉर्डिंग से संबंधित एक्सटॉर्शन से आ रही उगाही के अलावा क्या और भी किसी तरह के संबंध हैं और गतिविधियों में किस तरह से संबंधित है, इसका पता लगाया जाना, जिसके लिए प्रोफेशनल अन्वेषण जारी है। और बीजेपी लीडर मनोज तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ड्रामे के बादशाह हैं। वो कोई भी ड्रामा कर सकते हैं। अब उन्होंने मिनरल वाटर डलवाकर तेजाब की तरह दिखाने की कोशिश की है। अरविंद केजरीवाल नाटक के किंग हैं। इस समय वो जिस प्रकार से दिल्ली की विश्वास खो चुके हैं, वो कोई भी नाटक कर सकते हैं। अभी उन्होंने कल मिनरल वाटर डलवा के एसिड जैसा दिखाने की कोशिश की। मुझे लगता है कि वो सारी साजिशों का हिस्सा है, उनका जांच हो रही है। लेकिन हम तो एक और मुझे आशंका हो रही है,
अरविंद केजरीवाल कोई भी बड़े से बड़ा साजिश कर सकते, वो अपने ऊपर अगल बगल गोली भी चलवा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को इस समय बहुत केयरफुली देखना चाहिए और अरविंद केजरीवाल जैसे साजिशबाज से दिल्ली को सावधान रहना चाहिए। 8 दिसंबर से शुरू होने वाली बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली असेंबली इंतखाबात से पहले आम आदमी पार्टी हुकूमत के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चलाई जाएगी। दिल्ली के लोग तब्दीली चाहते हैं। 1 महीने बाद दिल्ली भारतीय जनता पार्टी को मौका देने जा रहा है और हमें लोगों की जो समस्याएं हैं, जो पोल्यूशन है, जो जमुना जी की गंदगी है, जो बुजुर्गों का पेंशन बंद है, जो गरीबों का राशन कार्ड बंद है, गलियां टूटी हैं, अपराध इस प्रकार से विधायक और मुख्यमंत्री अपराधियों को मनोबल दे रहे हैं, इनको कैसे कंट्रोल करना है, इसके लिए हम लगातार योजनाएं बना रहे हैं क्योंकि वी हैव टू डिलीवर। हमें सरकार बनते ही इस दिल्ली को सुरक्षित भी रखना है और दिल्ली को सजाना भी है। दिल्ली के साबिक वजीर आला और आम आदमी पार्टी के कन्वेनर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आइंदा दिल्ली असेंबली इंतखाबात के ताल्लुक से बड़ी बात कही है। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में तन्हा इलेक्शन लड़ेगी। देश जनतंत्र है और स्वाधीन देश है, सबको अपनी अपनी यात्रा निकालने का अधिकार है। दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा। और बीजेपी की परिवर्तन यात्रा 8 दिसंबर से दिल्ली में शुरू हो रही है। दिल्ली बीजेपी के सदर वीरेंद्र सचदेवा ने यात्रा के मकसद के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी रिश्वत सतानी और बदनुमानी में मुलव्विस आम आदमी पार्टी की हुकूमत को दिल्ली से हटाना है। दिसंबर के दूसरे सप्ताह में ये यात्रा प्रारंभ होगी। पर्पस सीधा सा एक है कि दिल्ली से इस भ्रष्टाचारी सरकार को, जो बिजली नहीं दे पाई, पानी नहीं पिला पाई, सड़क नहीं बना पाई और अपना शीशमहल बनाती है, लूटपाट करती है, अवैध घूसखोरी करते हैं, अवैध वसूली करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से दिल्ली की जनता अपना मन बताएगी कि हाँ, अब इस सरकार की रवानगी का टाइम आ गया है। अजीम मुजाहिद आज़ादी राजा महेंद्र प्रताप सिंह के 138वें यौम पैदाइश के मौके पर दिल्ली में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में नायब सदर जगदीप धनखड़ ने शिरकत की। राजा महेंद्र प्रताप सिंह की जिंदगी पर मबनी किताब द लास्ट किंग का इजरा भी किया गया। हमने लंबे समय तक उन लोगों की अनदेखी कर दी जो हमारे मार्गदर्शक रहे हैं। सच्चे मायने में उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च निछावर किया है। जनजातीय दिवस अब मनाना चालू किया है। क्या उम्र थी बिरसा मुंडा की, चलो देर आए दुरुस्त आए। पराक्रम दिवस पश्चिम बंगाल का राज्यपाल था नेताजी सुभाष। राजा महेंद्र प्रताप तो उनके पहले थे। एक तरीके से नेताजी की इंडियन नेशनल आर्मी की शुरुआत करने वाले वो थे। महाकुंभ से पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी की प्रयागराज आमद की तैयारियां तेज रफ्तारी से जारी हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की 13 दिसंबर को आमद के पेश नजर महाकुंभ की तैयारियों को मुकम्मल करने के लिए जंगी बुनियादों पर काम किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी ने भी अपनी रफ्तार बढ़ा दी है और पांटून पुलों के साथ साथ सड़कों की तज़ीन व आराइश का काम भी जोर पकड़ रहा है। पीडब्ल्यूडी के जरिए अब तक 27 सड़कों की तज़ीन की गई है और इसी तरह से 17 सड़कों के ब्यूटिफिकेशन का काम भी 5 दिसंबर तक मुकम्मल होने का इम्कान है। आपको बताते चले कि पीडब्ल्यूडी के पास कुल 89 प्रोजेक्ट हैं, जिनमें से तकरीबन 60 प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि बाकी 10 दिसंबर तक मुकम्मल करने का हदफ है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री इज्तिमाई शादी स्कीम के तहत गरीब बेटियों की शादी कराई गई। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इज्तिमाई शादी की तकरीब में शिरकत की और नए जोड़ों को आशीर्वाद दिया। इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त हिदायत दी है और इसके अलावा मुंबई में सैयद शुजा के खिलाफ दोबारा एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली और मुंबई पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है और इससे कबल इलेक्शन कमीशन ने सैयद शुजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जो मुबैना तौर पर किसी दूसरे मुल्क में छुपे हुए हैं और इस केस की पैरवी के लिए मुतल्लिका हुक्काम को खत लिखा गया है।
इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि झूठे इल्जामात लगाने और गलत मालूमात फैलाने वालों के खिलाफ सख्त मुजरिमाना कार्रवाई की जाएगी और इसके अलावा जो भी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का इल्जाम लगाता है या इस तरह के मामलात को सनसनीखेज बनाने की कोशिश करता है उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। और एक बड़ी कामयाबी में तेलंगाना पुलिस ने एक एनकाउंटर में 7 माओनवाजों को हलाक कर दिया है। ये एनकाउंटर मुलुगु जिले के एतुरा गारम के जंगलात में हुआ है। पुलिस ने माओनवाजों के कब्जे से एक AK-47 समेत भारी मिकदार में असला और गोला बारूद भी बरामद किया है। कहा जा रहा है कि हलाक होने वाले नक्सलियों की तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है। मालूमात के मुताबिक नक्सली कोई बड़ी वारदात करने का मंसूबा बना रहे थे, लेकिन जवानों ने उन्हें एनकाउंटर में मार गिराया। समुद्री तूफान फैजल तमिलनाडु और पुडुचेरी के शुमाली साहिली इलाकों में कमजोर होता दिखाई दे रहा है। भारतीय महकमा मौसमियात के मुताबिक ये तूफान गुज़िश्ता 6 घंटों से मुस्तहकम है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान के मगरिब की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने और अगले 6 घंटों के दौरान शुमाली साहिली तमिलनाडु और पुडुचेरी पर आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होकर गहरे दबाव में तब्दील हो जाने का इम्कान है। आज एड्स का आलमी दिन है। अगर हम पिछली दहाई में हिंदुस्तान में HIV इन्फेक्शन के नए केसेस की बात करें तो वहां सालाना तकरीबन 48% की कमी आई है, जबकि आलमी सतह पर इस अरसे के दौरान ये कमी सिर्फ 29% है और ये हुकूमत की बेहतर पॉलिसी, हिकमत अमली और आगाही प्रोग्रामों की वजह से मुमकिन हुआ है। एड्स का आलमी दिन हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इस साल एड्स डे का थीम हुकूक का रास्ता इख्तियार करें, मेरी सेहत मेरा हक। पेश करते हैं यह खुसूसी रिपोर्ट। ये मोना बिलानी हैं। मोना गुज़िश्ता 25 साल से HIV वायरस से मुतासिर हैं। HIV इन्फेक्शन के बारे में जानने के बाद भी मोना घबराई नहीं और अपना इलाज करवाया, जिसके नतीजे में आज मोना एक आम आदमी की तरह बेहतर जिंदगी गुजार रही हैं। हम जब अपना जीवन अंधेरे में जी रहे थे तभी एक रोशनी की किरण दिखी जब सरकार ने ये दवाइयाँ फ्री शुरू की, निःशुल्क शुरू की। अब वो निःशुल्क उपचार लेकर हज़ारों लाखों लोग अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहे हैं। 2017 में वायरल लोड के लिए राष्ट्रीय नीति लेकर आया। अब हमें पता चल सकता है कि हमारे शरीर में वायरस की संख्या कितनी है। मोना अकेली नहीं है, इन जैसे लाखों लोग HIV का इलाज करवाकर हुकूमत की तरफ से फराहम की जाने वाली मुफ्त इलाज की सहूलियत से फ़ायदा उठा रहे हैं। आई थिंक ये राइट्स पाथ लेने के लिए हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं नैको का कि उन्होंने हमारे अधिकारों के लिए बहुत काम कर रहे हैं ताकि हमारे अधिकार हम लोग ले पाएँ, चाहे वो सामान्य से जीने का अधिकार है या फिर हमारे को स्वास्थ्य का अधिकार है। आज उसी की वजह से हम लोग जो है सिर्फ ART ही नहीं और भी अगर कोई दिक्कत होती है तो हमारे को जो है आराम से हमारा इलाज होता है और जिससे हमारे को बाधा नहीं होती है। भारत सरकार का एक 1097 हेल्पलाइन है। उसके अलावा नैको ने, नेशनल एड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने अपना ऐप बनाया है। वो सारा बहुत अच्छी जानकारी वहाँ पे मिलती है, जहाँ पे आप सिर्फ HIV के बारे में नहीं, उसके साथ STIs के बारे में भी जान सकते हैं। जानकार रहे, स्वस्थ रहे। ये मरकजी हुकूमत की बेहतर पॉलिसी, हिकमत अमली और बेदारी के प्रोग्रामों का नतीजा है कि पिछली दहाई में मुल्क में HIV इन्फेक्शन के नए केसों में तकरीबन 44% सालाना कमी आई है। इसके बावजूद नौजवानों में HIV इन्फेक्शन के केसेस एक बड़े चैलेंज के तौर पर उभर रहे हैं। 95% HIV संक्रमित लोगों को अपना HIV स्टेटस मालूम हो, उनमें से 95% लोग दवा ले रहे हों और उनमें से 95% की बीमारी पूरी तरह से कंट्रोल में हो। इन तीनों पैरामीटर्स पर जो एडोलेसेंट्स हैं वो एडल्ट से पीछे हैं। उनको एक सही प्रकार की केयर देना हमारी जिम्मेदारी है। इस वक्त मुल्क में 25 लाख से जायद HIV से मुतासिर अफराद हैं। साल 2023 में इन्फेक्शन के 68,000 से ज्यादा नए केसेस दर्ज हुए हैं। HIV इन्फेक्शन का सबसे बड़ा जरिया इंजेक्शन अद्वियात के जरिए है। जाहिर है कि HIV एड्स से सिर्फ आगाही और रोकथाम के जरिए ही बचा जा सकता है। हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा ने HIV इन्फेक्शन से मुतालिक इमदादी मालूमात शेयर की हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 1980 की दहाई के अवाखिर में इस बीमारी के बढ़ने के बाद ये पहला मौका है कि सबसे कम मरीज रिपोर्ट हुए हैं। पिछले साल HIV से मुतासिर अफराद की तादाद अब तक की सबसे कम थी। हालांकि ये अक़वाम मुत्तहिदा के मुकर्रर करदा अहदाफ से अब भी काफ़ी ऊपर हैं। नितेंद्र सिंह, DD न्यूज़।
और बांग्लादेश में सनातन धर्म के पैरोकारों के साथ बदसलूकी के खिलाफ और मजहब की तबलीग को रोकने के लिए आज जयपुर के जगतपुरा में गुप्ता बलराम धाम मंदिर में एक प्रार्थना सभा का एहतमाम किया गया। एक संकीर्तन यात्रा भी निकाली गई। यात्रा मंदिर के मेन गेट से अक्षय पात्र जंक्शन और कृष्णा बलराम मार्ग, हरि कृष्णा मार्ग से होती हुई वापस मंदिर पहुंची। इस मौके पर गुप्ता बलराम धाम मंदिर के नायब सदर आनंद शीश दास और मीडिया इंचार्ज सिद्ध स्वरूप दास ने बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की सलामती और पुरअमन रहने के हक का मुतालबा किया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ जो हुआ है, तो हमारी बांग्लादेश सरकार से अनुरोध है हमारे सब भक्तों को सुरक्षा प्रदान करें व उनके परिवार वालों को भी सुरक्षा प्रदान करें, और जो हिंदू धर्म का जो अनुसरण कर रहे हैं उनको भी स्वेच्छा से अपने हिंदू धर्म का अनुसरण करने की उनको भी स्वतंत्रता व सुरक्षा प्रदान करें। यहाँ से हम लोग ये यात्रा आज मंदिर के मुख्य द्वार से होते हुए अक्षयपात सर्किल से होते हुए इसको हम लोग हरे कृष्ण बलराम मार्ग से और हरे कृष्ण मार्ग पर यहाँ पर इसको आयोजित किया गया है। और ये निवेदन किया गया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा हो, सुरक्षा हो, को उनको शांति से और स्वतंत्रता से रहने का अधिकार दिया जाए, ताकि आज पूरे विश्व की जितनी भी सरकारें हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि, और विशेष रूप से भारत सरकार का, क्योंकि भारतीय वासी होने के नाते हम लोग कहेंगे कि हिंदुओं की रक्षा करने के लिए विशेष यहाँ पर आवेदन करें, विशेष व्यवस्थाएं करें, ताकि वो वहाँ पर शांतिपूर्वक अपने धर्म का पालन कर सके और अपना जीवन बिता सके। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ मजालिम का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस्कॉन के संतों के बाद अब सहाफ़ी निशाने पर हैं। मुन्नी साहा नामी एक मुमताज़ हिंदू सहाफ़ी को कल रात ढाका में गिरफ्तार कर लिया गया। ताहम बाद में सहाफ़ी को मुचलके पर रिहा किया गया, लेकिन अब सहाफ़ी मुन्नी साहा को अदालत से जमानत लेनी पड़ेगी और पुलिस के समन की तामील भी करनी होगी। दरअसल सहाफ़ी एक मीडिया ऑफिस से निकल रही थी और जैसे ही वो बाहर निकली, भीड़ ने खातून सहाफ़ी को घेर लिया और उनके साथ मारपीट की। सहाफ़ी के खिलाफ मुकदमा चलाने का भी मुतालबा किया गया, जिसके बाद पुलिस जाए मौके पर पहुंची और सहाफ़ी को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्क के पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती ने हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म के शोबे में कदम रखते हुए वेव का आगाज किया है। ये डिजिटल मीडिया और ओटीटी सामईन को एक मुकम्मल इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम फराहम करता है। अगर आप भी मुफ्त में शानदार कंटेंट चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड करें। आप QR कोड के जरिए वेव ऐप पर भी डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत सारे चैनल से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब। भारत है हम सीजन 1 की